सद्गुरु नमस्कारम। आत्मज्ञान आपको क्यों हुआ और दूसरे को क्यों नहीं होता? आपने क्या अनुभव किया और दूसरे को इस अनुभव से गुजरने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या आप एक अलग तरीके से भाग्यवान है? कोई और उस अनुभव से क्यों नहीं गुजरा? हर कोई इसे चाहता है। सद्गुरु बताते हैं, हर कोई इसे नहीं खोज रहा है, न ही मैं इसे ढूंढ रहा था। मैं इसे नहीं खोज रहा था। मुझे आपको कुछ पृष्ठभूमि देनी चाहिए। जब मैं 4.5 साल का था तब मैं अचानक एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता। इस हद तक कि अगर कोई मुझे एक गिलास पानी दे तो मैं घंटों पानी को देखता रहूँगा। मुझे पता है कि पानी क्या है, मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये क्या है। आज भी हम नहीं जानते कि ये क्या है। सभी वैज्ञानिक अन्वेषण के बावजूद हम अभी भी नहीं जानते हैं कि एक परमाणु क्या है। हम जानते हैं कि इसे कैसे तोड़ना है, कैसे उपयोग करना है, इसे कैसे फ्यूज करना है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये क्या है। अगर मैंने एक पत्ता देखा तो मैं उसे 5-6 घंटों तक देखता रहा। मैं अपने बिस्तर पर बैठा हूँ, मैं रात भर अंधेरे का निहारता हूँ। मेरे प्रिय पिता एक चिकित्सक होने के नाते उन्हें लगा है कि मुझे मानसिक मूल्यांकन की आवश्यकता है, इसलिए वो लड़का बस हर समय किसी चीज को घूर रहा होता है। मेरी समस्या ये है, मैंने इसे देखा और ये नहीं जानता कि ये क्या है। मैं अपने ध्यान दूसरे पर स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हूँ। ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। जब तक मैं 5 वर्ष का हो जाता हूँ तब तक मैं एक और प्रश्न बन चुका होता और किसी को कुछ पता नहीं लगता। शुरू में वो सभी सहज थे, मुझे लगा कि वो सब जानते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी अज्ञानता का साथ सौदा कर लिया है। उन्होंने अपनी अज्ञानता से सौदा कर लिया है। उन्होंने सब तय कर लिया है। ऐसा है, हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, ठीक है। हम सब दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। मैं अपनी अज्ञानता के साथ सौदा नहीं कर सका, इसलिए मैं वहाँ बैठकर सब कुछ देखता रहा। ऐसी हालत में उन्होंने मुझे स्कूल भेजा। मेरी माँ ने कहा, तुम्हें अपने शिक्षक पर ध्यान देना चाहिए। मैंने जाकर शिक्षक की ओर ध्यान दिया, उस तरह की ध्यान जो शिक्षक को अपने जीवन में कभी नहीं मिला होगा। शुरू में मैंने उनकी बात सुनी और समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो केवल आवाज़ों निकाल रहे हैं, मैं अपने दिमाग में अर्थ निकाल रहा हूँ। जब मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ आवाज़ कर रहे हैं, घंटों के बाद घंटों, शिक्षक के बाद शिक्षक, वो आए और आवाज़ करते हैं और आवाज़ करते हैं, मैं अर्थ बना रहा था। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ और मैंने इसका मतलब निकालना बंद कर दिया। मैं सिर्फ आवाज़ पर ध्यान देने लगे। कुछ समय बाद ये इतना मनोरंजक हो जाता है, मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है, लेकिन वो खुश नहीं थे। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। लगभग 10 साल पहले ये स्कूल जहां मैंने 45 से 50 साल पहले पढ़ाई की थी, वो अपनी 125वां वर्षगांठ के लिए आमंत्रित करने आते हैं। मैंने कहा, मैं क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक बुरा छात्र नहीं था, मैं एक छात्र भी नहीं था। मैं केवल वहां गया जब जाना अनिवार्य था। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमारे स्कूल ने केंद्रीय मंत्री बनाया है, टेस्ट क्रिकेटिंग स्टार बनाया है, फिल्म स्टार बनाया है, आप ही एकमात्र मिस्टिक है, आपको आना होगा। मैं चला गया, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ और बोलने के लिए मंच पर खड़ा होता हूँ और देखता हूँ वही आकर्षक बिल्डिंग, कोई कक्षा। अचानक ये मुझे एक घटना याद दिलाया। मैं 12 साल का था और उन दिनों मैं एक बार में कई दिनों तक बात नहीं करता था, क्योंकि जब आप कुछ नहीं जानते तो क्या कहे।
तो एक दो पर शिक्षक मुझसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा और प्रतीक्षा में वो बस उनके देखता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, वो मेरे कुछ नहीं बना सकते। कुछ समय बाद मैं उन्हें देखना भी नहीं, मेरे लिए ऐसा ही है। मैं उनके भूत, वर्तमान और भविष्य जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं सुन रहा था। इस प्रयास के 30-40 मिनट के बाद उसने आकर मुझे कंधे पर पकड़ लिया, मुझे हिंसक रूप से हिलाया और कहा, तुम या तो दैवीय हो या शैतान हो। मुझे लगता है कि तुम शैतान हो। इससे मेरा अपमान नहीं हुआ, मुझे अपमान जैसा नहीं लगा। मेरा यही समस्या था, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। एक निश्चितता ये थी कि ये मैं हूँ। अचानक इस आदमी ने मुझे इसके बारे में भी भ्रमित कर दिया। मैंने देखने की कोशिश किया कि ये परमात्मा है कि ये शैतान है। वास्तव में कौन हूँ? मैंने सोचा कि ये मैं हूँ। ये तब तक ठीक था। अचानक मुझे नहीं पता चला कि ये क्या है, इसलिए मैं खुद को घूरने की कोशिश करता हूँ। ये काम नहीं करता तो मैंने आंख बंद करना शुरू कर दिया। जो मिनट था वो घंटों में गया, घंटों दिन में गया, और वो मेरी आध्यात्मिकता है। तब क्या हुआ सदगुरु जी? सदगुरु कहते हैं, मुझे हर चीज पर संदेह था, लेकिन एक चीज मुझे खा रही थी। वो थे अरबों सवाल और बढ़ते हुए सवाल। जब जब मेरी बुद्धि बढ़ती गई, प्रश्नों की संख्या बढ़ती गई और कोई जवाब नहीं। जब मुझे जो एकमात्र दिशा मिला वो यात्रा थी। इसलिए शुरू में मैंने पूरे दक्षिण भारत में साइकिल चलाया। फिर मैंने पूरे भारत में मोटरसाइकिल चलाया। मैंने बहुत बार भारत का आर पार किया है। तब मैं 19 वर्ष के था। मैं बिना लाइसेंस के 11 वर्ष की उम्र से सवार कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं 18 वर्ष के हो जाता हूँ, मैंने जाकर एक सप्ताह के भीतर अपना लाइसेंस प्राप्त कर लिया। इसलिए अचानक मुझे लगा कि मैं सुपर पावर्ड हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। फिर मैं नेपाल बॉर्डर आया और उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने पासपोर्ट मांगा। मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। मैंने सोचा कि मेरे लाइसेंस मुझे हर जगह ले जाएगा, इसलिए मैं अपने लिए एक पासपोर्ट और कुछ पैसा लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया, ताकि मैं हमेशा के लिए यात्रा कर सकूं। क्योंकि केवल एक चीज जिसने मुझे इन सवालों से शांत किया वो थी, मैं चल रहा था, यात्रा कर रहा था। मैं अकेले देश भर में सवार हो गया, विशेष रूप से कहीं विशेष स्थान पर नहीं जा रहा था। मैंने भारत को ऐसे देखा जैसे बहुत कम लोगों ने भारत को देखा होगा, बिल्कुल अलग तरीके से। मैं गाँव में गया, बस एक दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मुझे भूख लगी है, और उन्होंने मुझे खाना दिलाया बिना मेरा नाम पूछे, मैं कहाँ से आया हूँ वो पूछे बिना। कभी कभी मैं थक जाता था तो उनके घर में सो जाता था। अगले दिन सुबह मैं उनके नाम पूछे बिना चला गया, कौन है, लेकिन वो लोग, वो भावनाएं, मुझे लगता है कि इसलिए मेरे जीवन का बहुत समृद्ध किया। और भूभाग, मैं उस इलाके को चला सकता हूँ जो मेरे देखा है। हजारों किलोमीटर का एक इलाका मेरे दिमाग में एक वीडियो की तरह है, और बस ऐसे ही भारत का आनंद ले। कुछ महान स्मारक या कुछ नहीं, बस एक पेड़, चट्टान का टुकड़ा, या ये या वो, इस तरह से मुझे सब कुछ याद है। क्योंकि मैं कभी शब्दों में नहीं सोचता, आज भी मैं नहीं चित्रों और छवियों में सोचता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे मेरा बहुत मनोरंजन होता है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ पैसा कमाना चाहिए और बिजनेस में लग गया। बहुत कम समय में लोगों के अपेक्षा से कहीं अधिक सफल हो जाते हैं,
और सब लोग ताली बजाने लगे। लोग कहने लगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रहा था ताकि हर चीज़ से दूर हो जाऊं। लेकिन जैसे ही सफलता मिली, मैंने एक उंगली डालने की कोशिश की, फिर 5 उंगलियां चले गए, फिर सभी 10 उंगलियां चले गए। मुझे लगता है कि वो अत्यधिक सफल व्यावसायिक दिन शायद मेरे जीवन के सबसे बर्बाद दिन थे, क्योंकि उन दिनों कोई अन्वेषण नहीं था। मैंने कई तरह की चीज़ें की। मैंने आधा दर्जन छोटे व्यवसाय शुरू किया जो सभी बढ़ने लगे, जिसे लोग सफलता समझते हैं। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे जीवन के वो 6 साल शायद मेरे जीवन का सबसे कम रचनात्मक हिस्सा था। तो आपने ऐसा क्यों किया सद्गुरु? सद्गुरु बताते हैं, मुझे लगता है कि मैं पैसा कमाऊंगा और सवार करूंगा टैंक में हर समय गैस डालने के लिए, क्योंकि 12-13 साल की उम्र से मैं पूरे दक्षिण भारत में साइकिल चला रहा हूँ। उसके बाद मोटरसाइकिल में रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे वास्तव में यात्रा करने के लिए धन की आवश्यकता है। तो इसने मुझे पकड़ लिया और फिर एक दोपहर में मैसूर शहर में था। चामुंडी पहाड़ नामक एक छोटी सी पहाड़ है। मैसूर में एक परंपरा है, आपको मोटरसाइकिल परखना है तो चामुंडी हिल चढ़ो, पार्टी करना है तो चामुंडी पहाड़ चढ़ो, प्यार हो गया है तो चामुंडी पहाड़ चढ़ो, प्यार में धोखा मिल गए तो चामुंडी पहाड़ चढ़ो, आपको कुछ नहीं करना है तो चामुंडी पहाड़ चढ़ो। इसलिए उस दोपहर के 2 व्यापारिक बैठक के बीच मेरा पास लगभग 1.5 घंटा था। बिना सोचे मैं बस चामुंडी पहाड़ पर चढ़ गया। मैंने बचपन से ही इस पहाड़ पर चढ़ाई की है। मैं ये पहाड़ अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने अपने मोटरसाइकिल खड़ी की, ऊपर चढ़ गया और अब प्रसिद्ध चट्टान पर बैठ गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चट्टान कोई खास नहीं है। ये बोधि ट्री के तरह है। ये ट्री बुद्धा से अधिक प्रसिद्ध हो जाता है। तो मैं बस जाकर वहीं बैठ गया। मेरी आंखें अभी भी खुली थी और अचानक मुझे नहीं पता चला कि कौन मैं हूँ और कौन मैं नहीं हूँ। उस क्षण तक ये हमेशा बहुत स्पष्ट था, ये मैं हूँ, वो और कोई है। मुझे उस व्यक्ति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये मैं हूँ और वो कोई और है। अचानक मुझे पता नहीं चला कि कौन मैं हूँ और कौन मैं नहीं हूँ। जो मैं था वो हर जगह था। वो चट्टान जिस पर मैं बैठा हूँ, जिस हवा में सांस ले रहा था, मेरे चारों ओर का वातावरण, सब कुछ मेरा हो गया था। मुझे लगा कि ये पागलपन 10-15 मिनट तक चला, लेकिन जब मैं अपनी सामान्य स्थिति में वापस आया तो लगभग 4.5 घंटे हो गए थे। मेरी आंखें अभी भी खुली है। मेरे वयस्क जीवन में पहले बार आंसू में और आंसू असंभव थे। मैं इस तरह रहता था, लेकिन आंसू से मेरी कमीज पूरी तरह से गीली हो गई थी और मेरे शरीर के हर कोशिका परमानंद से फूट रही थी। जब मैंने अपने सिर को हिलाया और पूछा मुझे क्या हो रहा है, तो मेरा दिमाग मुझे केवल इतना बता सकता था कि हो सकता है आप अपने रॉकर से दूर हो रहे हो। फिर जब मैंने अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर किया, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ये बहुत शानदार है। उन्होंने पूछा, तुमने क्या पिया, तुमने क्या खाया? मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं था, न ही मेरा दिमाग में ऐसा कुछ था जो मुझे बता सके कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे बस इतना पता था कि मैंने कुछ ऐसा पाया है जो सोने की खान तरह है और मैं इसे एक पल के लिए भी खोना नहीं चाहता, और मैंने अभी अभी इसका पता लगाया है। अगर मैं अपने विचार प्रक्रिया और अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए बिना बस यहाँ बैठ जाऊं तो
मेरे पूरे सिस्टम आनंद से भर जाएगा। और कुछ क्षणों बाद मैंने एक योजना बनाई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उस समय इससे खोजने वाला पहला व्यक्ति हूँ। क्योंकि मेरी कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं थी, मैं आध्यात्मिक परंपरा से परिचित नहीं हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी शास्त्र नहीं पढ़ा, आज तक भी मैंने कभी किसी से या कुछ भी प्रार्थना नहीं की है, और न ही मैंने किसी आध्यात्मिक प्रवचन या किसी भी चीज़ में भाग लिया है। इसलिए मैंने सोचा ये पहली बार है जब मैं जानता हूँ, और एक योजना बनाई। 2.5 से 3 साल के समय में मैं पूरी दुनिया को आनंदित करने जा रहा हूँ। अब 40 साल हो गए, हमने 150 से 200 मिलियन लोगों को छुआ है, लेकिन ये दुनिया की बारे में मेरे विचार नहीं है। धीरे धीरे इन दिनों में और अधिक समझदार हो गया हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि इतने सारे लोग ने अपने दुख में इतनी गंभीरता के साथ निवेश किया है, वो इतनी आसानी से अपना निवेश वापस नहीं लेने वाले हैं। इसके लिए बहुत अधिक अनुभव विनय का आवश्यकता होती है, और जीवन उनके सिर पर दस्तक देता है। उनके साथ बहुत कुछ होने की ज़रूरत है, या आपको उन्हें जान से मारने की धमकी देनी होगी, अन्यथा वो अपना निवेश वापस नहीं लेंगे, भले ही ये उन्हें भारी पीड़ा और कष्ट दे रहा है। वो दुख में अपने निवेश का वापस लेने की तैयार नहीं है। इसलिए धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं असफल होकर मरूंगा, लेकिन एक आनंदमय विफलता। सदगुरु, क्या आप मुझे चौमुंडी पहाड़ के रास्ते बता सकते हो? मैं भी हर पल परमानंद का अनुभव करना चाहता हूँ। सदगुरु बताते हैं, तुम जहाँ भी हो मैं इसे कर सकता हूँ। ये आकर्षक है सदगुरु। उसके बाद जीवन बदल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कौन हूँ, इसकी धारणा बदल गई। मैं इस विचार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ कि परसेप्शन। मैं एक स्मार्ट युवक के रूप में पहाड़ पर चढ़े, बहुत अहंकारी और हर चीज़ के बारे में आश्वस्त। मैं एक वास्तविक नथिंग के रूप में नीचे आता हूँ। मैं एक वास्तविक नथिंग के रूप में नीचे आते हूँ। कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं। मुझ में कुछ भी नहीं क्यों था। ये मेरे व्यवसायिक का अंत था। फिर मैं शहर में घूमता रहा, क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहता। मैं अपनी माँ का सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि अचानक वो मेरी माँ नहीं थी। कहीं न कहीं मैं इससे थोड़ा संघर्ष कर रहा था। जब मैं घर जाता तो वो उन्होंने और उस तरह नहीं देखता जिस तरह पहले देखता था। जैसा कि मैंने उन्हें पिछले 25 साल से देखा है। मैं रात के 11:30 बजे तक घर नहीं जाऊंगा। मैं चाहता था कि माँ बिस्तर पर जाए, लेकिन हमारी माँ ऐसी है, वो अभी भी इंतज़ार कर रही है। मैंने अपनी सिर नीचे किया और चला गया। मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है, और मैं जाकर खुद को कैमरे में बंद कर लिया, क्योंकि कुछ शानदार हो रहा था। मैं अभी भी दो दुनियाओं के बीच संघर्ष कर रहा था। वो सब कुछ जिसे मैं अपना मानता था, उस क्षण तक वो सब चला गया था। और अचानक जब मैं लोगों को देखता हूँ, ये अवर्णनीय है, क्योंकि
आए। सदगुरु बताते हैं, अभी हम 2 अच्छे रेस्टोरेंट चला रहे हैं और 3-4 ओके रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं भी खाना का शौकीन हूँ। खाने के लिए नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए। मुझे उस तरह की समय बिताने के लिए इन दिनों ज़्यादा समय नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम मेरी बेटी इस बात से संतुष्ट है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा रसिया हूँ। वो गलत नहीं हो सकती। बहुत ही अनोखी तरह की रेसिपी है, क्योंकि हम परिवार है जो एक समय आंध्र प्रदेश से आए हैं। तेलुगु परिवार जो कर्नाटक में चले गए। विशेष प्रकार के क्षेत्र जहाँ स्पाइस 100 अलग अलग रूप में उपलब्ध है। इसलिए हमारे परिवार शुरू में मार्शल परिवार थे, बाद में वो व्यावसायिक परिवार बन गए। वो आदमी जो युद्ध में जाता है और वो आदमी जो व्यापार के लिए देश से बाहर जाता है, उन दिनों कोई टेक्स्ट और ईमेल नहीं था। जब वो जाते हैं, एक ही तरीका है कि महिलाएं अपने पुरुषों को वापस जीप से पकड़ कर वापस पा सकती है। भोजन का स्वाद, क्योंकि वो बाहर जा चुका है, वो बर्मा, जापान, उन जगह पर बहुत पहले, मैं 2 सदी पहले की बात कर रहा हूँ। अब उन्हें वापस आने की कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये आज की तरह नहीं है कि आप हवाई जहाज पर बैठते और कुछ ही घंटों में वापस आ जाते हैं। ये यात्रा महीनों का है और थके हुए है। आपको वापस लेने वाला क्या है? ये खाना का स्वाद है। आप जहाँ भी जाते हो, ये रेसिपी आपको खा रहा है, इसलिए वो हमेशा वापस आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, हम उन्हें उनकी जीभ से पकड़ते हैं, अन्यथा आप उन्हें किसी अन्य तरीके से नहीं पकड़ सकते। इसलिए बहुत सारी पाक विशेषज्ञता उन चीज़ों पर ज़बरदस्त महारत। इसलिए मैंने थोड़ा सा उठाया। उसके साथ मैंने इस रेस्टोरेंट के लिए मेनू का एक सेट तैयार किया। आज इसे एशिया में दूसरे सर्वश्रेष्ठ शाकाहारी रेस्टोरेंट का दर्जा दिया गया है। इसलिए यदि आप चेन्नई और हैदराबाद में हो तो आपको यहाँ जाकर खाना चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इस ग्रह से आनंद कैसे निकाला जाए, इसमें खाना बनाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपार आनंद, इस ग्रह से ऐसी चीज को कैसे निकालना जाए जो अत्यधिक आनंद का कारण बनती है। इस भोजन को तैयार करने के लिए आपको बाहर बगीचे में या जंगल में जाना पड़ता है और अलग अलग भोजन के लिए विशिष्ट चीज चुननी पड़ती है। ये एक सामान्य बात थी। वो सभी बाहर खेतों में जाते हैं। आज के खाने पकाने के लिए वो विशिष्ट चीज चुनते हैं। उस तरह का देखभाल थी। आज उस तरह की देखभाल मुश्किल है, क्योंकि हम बस भाग रहे हैं, सब कुछ उड़ रहा है। इस तरह की देखभाल बहुत अधिक नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी इसका अत्यधिक सराहनीय है वो की जाती है जिस क्षण लोग इसके संपर्क में आते हैं। तो किस तरह का खाना? भोजन के 2 भाग। एक, इस शरीर के लिए ईंधन है, इसलिए इस सिस्टम में अच्छी तरह फिट होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि इसे जीभ से निगलने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका आनंद लेना चाहते हैं। जिस तरह से अगर तुम भूखे हो, कुछ भी जाता, क्या ये नहीं जाता? ये जीवित रहने का सवाल है। मान लीजिए आपने 7 दिनों तक खाना नहीं खाया है। जो कुछ भी हो, खाना योग्य चीज़ आती है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हम उस चरण से गुजर चुके हैं। इस ग्रह पर अधिकांश लोग उस चरण से गुजर चुके हैं जहां जीवित रहने की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। लेकिन
पहला सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण है। मैं दूसरे में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये दूसरी बात है। जब आप भोजन के बारे में ईंधन के रूप में बात करते हैं तो भोजन धर्म नहीं है। आइए इसे समझ ले। भोजन कोई दर्शन नहीं है। भोजन का विचारधारा नहीं बनना चाहिए। ये इस शरीर के लिए सिर्फ ईंधन है। किस रूप में और किस रचना में ये इस शरीर को प्रदान करेगा। कम से कम परेशानी के साथ सबसे अच्छा पोषण सब कुछ है। यदि आप इसे इस तरह देखना चाहते हो, जानवर के साम्राज्य में बड़े पैमाने पर जानवर का या तो शाकाहारी और मांसाहारी के रूप में विभाजन कर सकते हैं। विषय मिश्रित है, लेकिन काफी हद तक। यदि आप इन दो प्रकार के प्राणियों को मूल भौतिक संरचना को देखें, आप देखेंगे कि उनके शरीर के निर्माण के तरीके में मूलभूत अंतर है, विशेष रूप से पाचन तंत्र में। जब आप पाचन तंत्र कहते हो, होठ से गुदा आउटलेट तक पाचन विभिन्न स्तरों पर हो रहा है। इसे एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। शुरू करने के लिए जिस तरह से हमारे जबड़े और मुंह की संरचना है, अगर आप इसे देखते हो, आपने इस पर ध्यान दिया होगा। अगर आपके पास कुत्ता और बिल्ली है, अगर आपने बाघ या शेर नहीं देखा है, सभी मांसाहारी जानवर के जबड़े की गति में केवल काटने की क्रिया होती है। सभी शाकाहारी जीवों में काटने और पीसने की क्रिया होती है। तुम्हारे पास क्या है? आपके पास काटने और पीसने की क्रिया है, दोनों है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी लार में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके लिए पाचन आपके मुंह में शुरू होता है, आपके पेट में नहीं। जितना अधिक भोजन आपके मुंह में रहता है, आपकी पाचन प्रक्रिया उतनी ही बेहतर होती है। जब आप अपने योग की बात करते हो, योग का किसी प्रणाली में इन बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग भोजन की बनावट से तय करें कि आप इसे कितने करते हो। लेकिन योग का कुछ प्रणाली है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको हर कौर को 24 बार चबाना चाहिए। ऐसा करने से 30 से 40% पाचन आपके मुंह में ही हो जाएगा। पहले ही ये तय हो गया है। जब भोजन मुंह में अच्छी तरह से भर गया है, जब ये अंदर जाता है तो पेट यही उम्मीद कर रहा होता है, आधी पचा हुआ भोजन, ताकि बाकी का काम जल्दी हो सके। लेकिन आज ज़्यादातर लोग चीज़ को निगल रहे हैं, क्योंकि हर खाने के साथ आपको एक कोक मुफ्त मिल रहा है ताकि आप इसे एक गोली के तरह ले सके। आप इसे निगल सकते हैं और इसे निगल सकते हैं। अब जैसे ही आप अपने मुंह में चीनी डालते हैं, एंजाइम काम नहीं करेगा। अगर आप कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई अनाज ले है, मान लीजिए आप चावल लेकर मुंह में डालते हैं, तो आप देखेंगे 30 से 40 सेकंड में ये मीठा हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को वही चीनी बना देता है। लेकिन अगर आप मुंह में चीनी डालते हो तो तुरंत ये व्यवस्था उलट जाती है और ये प्रक्रिया नहीं होगा। तो आपने भोजन के साथ आप कुछ शक्कर से भरे पेय ले रहे हैं, तुरंत पाचन तंत्र का ये हिस्सा चला गया है, आप इसका बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो सब कुछ इस पर है। चीनी ओवरलोडेड हो गई है। ये केवल संयोग नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया के 50% एंटासिड का सेवन किया जाता है। 300 मिलियन लोग दुनिया के 50% एंटासिड का सेवन कर रहे हैं। आप जो भोजन कर रहे हैं उस पर ये स्पष्ट कथन है, 100% है ना। ये स्पष्ट बयान है कि जाहिर तौर पर आप गलत तरह के खाना खा रहे हैं। भले ही आप इंसिजर टीथ और मोलर्स टीथ देखें, जिस तरह से मांसाहारी जानवर और शाकाहारी बनते हैं, आपको संरचना सब शाकाहारी है। यदि आप सभी मांसाहारी जानवर में आहार नली को लंबाई के देखें
तो ये उस जानवर की शरीर की लंबाई से 3 से 4 गुना के बीच हो जाती है। सभी शाकाहारी जीवों में ये उनके शरीर के लंबाई से 5 से 6 गुना अधिक होता है। यदि आप अपनी खुद के आहार नली को देखें तो ये 24 से 30 फीट के बीच होता है। इसका मतलब है ये शरीर की लंबाई के 5 से 6 गुना है। यदि आप कच्चा मांस खाते हो तो इसे आपके सिस्टम में गुजरने के लिए 70 to 74 घंटों के बीच लग जाएगा। यदि आप पका हुआ मांस खाते हो, यदि आप इसे अच्छी तरह से पकाते हैं और आप ये दुर्लभ कर रहे हैं और खाते हैं, यदि आप इसे अच्छी तरह से पकाकर खाते हैं तो इसे सिस्टम से गुजरने में 50 से 54 घंटों के बीच लग जाएगा। यदि आप सब्जियों पकाते हैं और खाते हैं तो सिस्टम से गुजरने में 20 से 30 घंटे लगेगा। सब्जी के प्रकार और कितना फाइबर और अन्य चीज़ पर निर्भर करता है। यदि आप एक कच्ची सब्जियां खाते हैं तो सिस्टम से गुजरने में 12 से 15 घंटा लगेगा। यदि आप फल खाते हो तो सिस्टम से गुजरने में 1.5 घंटे से 3 घंटा तक समय लगेगा। कोई भी भोजन जो लंबे समय तक शरीर में रहता है, सिस्टम में अत्यधिक बैक्टीरिया होता है। आप उनसे लड़ने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च करते हैं और अगर ये शरीर में रहता है, आज आपको बताने के लिए चिकित्सक विज्ञान प्राप्त है। आयुर्वेद में आप जिस भी समस्या के साथ जाते हो, पहले बात यह है कि वो आपको शुद्ध कर देंगे, क्योंकि एक साफ कोलन स्वास्थ्य का प्रतीक है। लेकिन जिस क्षण आप कुछ प्रकार का भोजन कर रहे होते हैं, आपका कोलन कभी भी साफ नहीं हो सकता है। आज मुद्दे और समस्याएं हैं। कोलन कैंसर, आंतों के कैंसर की मात्रा इतनी भारी है क्योंकि एक बात यह है कि ऐसा खाना खा रहे हैं जो सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो पुराना खाना खा रहे हैं। जब मैं पुराना खाना कहता हूँ, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो मैं देखता हूँ कोई भी भोजन जिसे आप खरीदना चाहते हो वो कम से कम 1 या 2 महीने पुराना है। अभी भी भारत में सौभाग्य से बड़े शहरों को छोड़कर यदि आप सब्जियां खरीदना चाहते हो तो आज सुबह प्लग होना चाहिए। इसे 6:36 बजे तोड़ा जाता है। सुबह हम 8:30 9 बजे पकाते हैं, जब सब्जियां अभी भी जीवित होती है। इसे खाना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा अंतर करेगी। आज लोग किसान मार्केट, जैविक भंडार और कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 30-40 साल पहले दुनिया ऐसे ही रहती थी। अब ये पूरी तरह से खराब हो गया है। ये बनाए रखना हर किसी के लिए संभव नहीं है। मैं जो कहता हूँ उस पर मत जाओ। जब भोजन की बात आता है तो किसी को मत सुनो, बस अपने शरीर को सुनना सीखो। किसी तरह के भोजन को साथ आपके शरीर सबसे अधिक सहज है, आपका मन नहीं, आपका जीव नहीं। आपके शरीर को आराम महसूस होना चाहिए। अगर आपका शरीर आरामदायी है तो एक बात यह है कि इससे आपकी नींद के कोटा कम हो जाएंगे। अगर आपकी आलस्य कम हो जाती है, आपकी नींद कम हो जाती है, आपकी फुर्ती बढ़ जाती है, आपकी सतर्कता बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि शरीर खुश है। आप जो भोजन कर रहे हैं उससे शरीर खुश है। खाना खाने के बाद अगर आप ऐसा महसूस करते हैं जब तक कि आप कैफीन युक्त या चीनी से भरे कोई चीज़ नहीं पीते, आप उठकर अपना काम नहीं कर सकते, यदि ये शरीर का स्थिति है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको इसे नहीं छूना चाहिए। मैं कहूँगा हर तरह के नुस्खों पर चलने के बजाय आसान तरीका है। हम आपको सिखा सकते हैं भोजन के प्रति सतर्क कैसे बने। अगर आपकी थाली में कुछ आया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके साथ अच्छा होगा या नहीं। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। भोजन के साथ कभी भोजन में किसी प्रकार का जहर या कुछ मिला दिया गया है। अगर ये मेरे सामने आता है तो मैं इसे देखता हूँ
और कहता हूँ कि मैं इसे नहीं खा रहा हूँ, ये अच्छे नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि आपका शरीर इसके लिए सक्षम है। आपको एक काम करना होगा, कुत्ते को कुछ फेंको, पालतू कुत्ते को नहीं, वो तुम्हारे जैसा हो गया है। एक कुत्ता जो आज़ाद है, यदि आप उन्हें कुछ फेंकते हो, वो सूखता है, वो जानता है कि इसे खाना चाहिए या नहीं। विकासवादी प्रक्रिया में आपके पास सबसे संवेदनशील न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। यदि आप भोजन को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये भोजन आपके भीतर कैसे व्यवहार करेगा। इसके आधार पर हम कल के बाजारों का आकार दे सकते हैं। प्रश्न, सद्गुरु हमें बताया है कि हम चेतना के एक बिंदु तक कैसे पहुँचे। सद्गुरु बताते हैं, देखिए, चेतना सिर्फ मानसिक सतर्कता नहीं है। मानसिक सतर्कता आपको बेहतर तरीके से जीवित रहने में मदद करेगी। देखिए, आप जानते हैं कि आप अभी मौजूद है क्योंकि आप सचेत है ना? तुम अभी होश में हो, इसलिए तुम जानते हो कि तुम यहाँ हो। मान लीजिए कि आप सो रहे हैं, तो आप नहीं जानते कि आप मौजूद है ना? आप नहीं जानते कि दुनिया मौजूद है, नहीं आप जानते कि आप मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ हद तक बेहोश है। क्या इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह बेहोश है? नहीं, तुम अभी भी होश में हो जब तुम सो रहे हो, लेकिन बहुत सी चीज़ के उपस्थिति को नोटिस करने के लिए पर्याप्त जागरूक नहीं। चेतना ये नहीं है कि ये मौजूद है या नहीं अनुपस्थित है, ये हमेशा होता है। प्रश्न केवल इसकी तीव्रता और आयतन का है। अगर हम एनालॉजी का उपयोग करना चाहते हैं, अभी देखें कि रोशनी हम पर केंद्रित है, तो हम दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अंधेरे में छिपे हुए लोग हैं। मान लीजिए कि आप प्रकाश को और कम कर देते हैं, तो ये सभी लोग नहीं देखेंगे, हम केवल मैं और आप देखेंगे। यदि आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वो अचानक देखेंगे। वो हमेशा यहाँ थे, वो हर समय यहाँ थे, क्योंकि प्रकाश मंद था। मैं केवल आपको देख सकता था और को नहीं। अगर प्रकाश होता तो आप सब कुछ देख सकते थे। ये सब चेतना है, सब चेतन है। प्रश्न ये है कि कितना चेतन। तो चेतना बढ़ाने के लिए हमने समाजों में क्या किया है? हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली सिर्फ सर्वाइवल के बारे में है, एक दूसरे से बेहतर होने के बारे में है। जब आप प्रतिस्पर्धी होते हो, आप कैसे जागरूक हो सकते हो? जब आप बस इतना करना चाहता हूँ कि किसी से बेहतर बने, आपकी एकमात्र खुशी दूसरों का विफलता है, आप कैसे सचेत हो सकते हो? जब आप दूसरे की पीड़ा को आनंद ले रहे होते हैं तो दूसरे लोग असफल हो जाते हैं। नंबर 1 होने का यही मतलब है। मैं नंबर 1 हूँ, यानी आप नंबर 5 है। ये मेरी खुशी है। मुझे लगता है कि ये बीमारी है जो किंडरगार्टन से बच्चों में फैला रहे हैं और उनसे शानदार होने की उम्मीद करते हैं। ये उस तरह काम नहीं करेगा। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, अभी ये ऐसा है भी, अगले 5 से 10 वर्षों में बदलने जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि लोग सचेत होने जा रहे हैं, केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। लंबे समय तक मैं हमेशा सोचता था कि जब मैं स्कूल जाता था तब भी एक मूर्ख व्यक्ति जिसने मुझसे कुछ साल पहले एक किताब पढ़ी थी, अचानक ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वो कुछ श्रेष्ठ है। आपने मुझसे कुछ साल पहले ही एक किताब पढ़ी थी, आप इतने श्रेष्ठ कैसे हो गए? मैं ये नहीं समझता। यदि आप स्कॉलर से तो आप कुछ पुस्तक पढ़े हैं। यदि आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप सिर्फ एक किताब पढ़ते हैं और किसी तरह आप श्रेष्ठ हैं। ये सब अगले 5 से 10 वर्षों में दोस्त होने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन एक दिन में 10 PhD कर पाएगा।
ऐसा करने के लिए मेरे फोन में पर्याप्त स्मृति है। तो सभी विद्वान धार्मिक व्यक्ति जो लोग सिर्फ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं कि उन्होंने कहीं और पढ़ा है, ये कुछ भी नहीं होगा। देखिए, एक समय था, मुझे मुंबई बंदरगाह में ये बहुत अच्छी तरह से याद है, जब जहाज़ों को लोड और अनलोड करने के लिए पहली गेंट्री स्थापित की गई थी। लगभग 35 से 40 साल पहले सभी मजदूरों ने विरोध किया, वो हड़ताल पर चले गए। मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी है और मैंने हाल ही में कुछ बंदरगाह का दौरा किया। मैं पूछ रहा था कि अब बर्तन का आकार क्या है, लोड अनलोड करने में कितना समय लगता है। उस समय जहाज़ उस सीमा में लगभग 30,000 टन या 35,000 टन थे। आज अधिकांश जहाज़ 1,00,000 टन या 1/4 मिलियन टन है। लेकिन उस समय उन्हें एक जहाज़ को अनलोड करने में 26 से 28 दिन लग रहे थे। आज वो 24 घंटे में भी 24 घंटे से भी कम समय में एक जहाज़ अनलोड करते हैं और वो एक ही समय में 12 देखिए 15 जहाज़ों को अनलोड कर रहे हैं। वह है एक दिन में 12 से 15 जहाज़ अनलोड किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य की मसल से मशीन तक चले गए। अभी सभी प्राध्यापक विद्वान सभी रो रहे हैं, हमारी नौकरी को क्या होगा। ये वही हाल है। आप अपने बुद्धि से क्या कर सकते थे, एक मशीन आ रही है जो बेहतर कर सकती है। जब मैं 13 साल का था, मैंने फ्लैट बेड कैलकुलेटर देखा। कोई इसे स्कूल में लाया। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा गुणन, टुक 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 टुक, बस तुरंत आ जाती है। मुझे बुरा लगा क्योंकि ये इस तरह से किया जा सकता है, तो वो मुझे अर्थमेटिक क्लास में क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। इसलिए मैंने कल्पना की, अगर भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान सब कुछ के लिए एक कैलकुलेटर होता तो कितना अद्भुत होगा। इसमें 50 साल लग गए, अब ये हो रहा है। भविष्य के बच्चे के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि उन्हें यातना से नहीं गुजरना पड़ता है, केवल अपनी स्मृति में कुछ बनाए रखने की कोशिश करते हैं और मानते हैं कि आपकी स्मृति बुद्धिमानी है। आपकी स्मृति बुद्धि नहीं है, आपकी याददाश्त एक निश्चित क्षमता है, ठीक है, लेकिन बुद्धिमत्ता जीवन का एक अलग आयाम है। चेतना का अर्थ है स्मृति रहित शुद्ध बुद्धि। अब अगर मैं तुम्हें देखता हूँ, ओहो, मैं शंकर को जानता हूँ, वो अच्छा है, वो बुरे है, मेरे दोस्त है, मेरे दुश्मन है, मेरे रिश्तेदार है, वो ये है, वो मेरे दिमाग में इतने बकवास है। अब क्या होता है, क्या मैं आपको उस तरह से नहीं देखता जैसे आप अभी है ना। अगर मेरी बुद्धि स्मृति से दूषित हो गई है, मैं आपको देख नहीं सकता और आपको उस रूप में अनुभव नहीं कर सकता जैसे आप अभी है। अगर मैं आपको अभी नहीं देख पा रहा हूँ जिस तरह से आप है, मैं एक फूल को उस तरह से नहीं देख पा सकता हूँ जैसे वो है। मैं सूर्योदय नहीं देख सकता, मैं सूर्यास्त नहीं देख सकता, क्योंकि हर चीज़ के लिए मेरे दिमाग में बेवकूफ़ी भरा अर्थ है। जीवन के घटना में कोई अर्थ नहीं है। सूर्योदय का कोई अर्थ नहीं है, फूल का कोई अर्थ नहीं है, सूर्यास्त का कोई अर्थ नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। बस इतना है कि ये शानदार है, बस इतने ही। अर्थ केवल मनुष्य के मनोवैज्ञानिक ढांचों में मौजूद है और ये अर्थ केवल इसलिए है क्योंकि हम लगातार अपने स्मृति में डुबकी लगा रहे हैं। भारत में पारंपरिक अर्थ में जब हम लोगों को उनकी स्मृति से जिए देखते हो तो हम कहते हैं आयु कर्म। इसका मतलब है कि अतीत की यादें उन्हें बर्बाद कर रही है। वो जीवन का अनुभव कभी नहीं करेंगे, वो केवल उसी स्मृति को रिसाइकल करेंगे। क्या स्मृति को पीछे छोड़ना संभव है? सदगुरु बताते हैं, आपको अपनी याददाश्त नहीं छोड़नी है,
यदि आप अपनी याददाश्त खो देते हैं तो आप फिर से वही गड्ढे में चले जाएंगे जिनसे आप अतीत में चले हैं। स्मृति को छोड़ना नहीं है, इसे थोड़ा ढीला करने की आवश्यकता है कि ये हर समय आपसे चिपकी न रहे। देखिए, अभी आपका पूरा शरीर स्मृति है। विकासवादी स्मृति, कार्मिक स्मृति, स्मृति का चेतन अचेतन स्तर, एलिमेंट्री स्मृति, आर्टिकुलेट एंड इनआर्टिकुलेट लेवल्स ऑफ मेमोरी। योग में हम अपने अस्तित्व को पहचान स्मृति के 8 आयामों के रूप में करते हैं। सब कुछ स्मृति है ना। आपको याद नहीं होगा कि 10 पीढ़ी पहले आपकी परदादी कैसे दिखती थी, लेकिन उनके नाक तुम्हारे चेहरे पर बैठी है। शरीर याद रखता है ना, 100%। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हो, आप अपने जीवन में क्या करते हो। ये शरीर उस स्मृति के हर हिस्से को बरकरार रखता है ना। तो ये अस्तित्व स्मृति है, लेकिन क्या आप इस शरीर और स्मृति के इस बैंक का उपयोग करना चाहते हो जो आपके दिमाग में एक मंच के रूप में हो जिस पर आप खड़े होते हैं, या क्या आप इसे अपने सिर पर ढोना चाहते हैं? ये अंतर है। जागरूक होने का मतलब है आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं। मूर्छित होने के अर्थ है तुम उसे अपने सिर पर धोते हो, उसका बोझ। सदगुरु आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की कि आप भविष्य को लेकर चिंतित है। सदगुरु बताते हैं ये मेरे लिए सबसे अच्छा समय है। देखिए, मानते हैं कि आपने 10,000 किताब पढ़ी है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए आपके पास जो मूल्य है वो केवल आपका स्मृति है। लेकिन अब मेरे पास एक छोटा सा गैजेट है जो आपके स्मृति से लाख गुना ज़्यादा जानता है। तो अब आपके लिए और मेरे लिए क्या मूल्यवान है? मैं किस तरह का इंसान हूँ, यही एकमात्र मूल्य है ना। तुम अपने दिमाग में जो बकवास रख रहे हो उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए ये मेरे लिए बहुत अच्छा समय है, ये मानवता के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अब आप एक इंसान होने की अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप अपने दिमाग में क्या भरे हो इसका कोई मूल्य नहीं होगा। हम इतिहास के बाद सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। पहले कभी भी मानव अस्तित्व इतना व्यवस्थित नहीं था जितना कि आज है। अगर आपको शुरुआत करनी है तो आपको माइल दूरी से पानी से भरा बाल्टी लेकर चलना पड़ता था। सर्वाइवल पहले से बेहतर व्यवस्थित है। जब हमारी चिंता जीवित रहने की थी तो हम जीवन के अन्य आयाम पर ध्यान नहीं दे सकते थे। यदि आप किसी अन्य प्राणी के रूप में आए होते तो पेट भर गया, जीवन सेटल हुआ। एक बार तुम मनुष्य के रूप में आ जाते हो, पेट खाली एक समस्या, पेट भरा एक 100 समस्या। ऐसा क्यों है? हमारे जीवन जीवित रहने से पूरा नहीं होता। जब हमें अस्तित्व की चिंता थी तो हम भी अन्य प्राणियों की तरह ही है। जब हमारा सर्वाइवल अच्छा सहजता से हो जाती है तभी मानव होने का आयाम हमारे अनुभव में प्रवेश करते हैं। जब आप मेरा अगला भोजन कहाँ है तो हम आपसे बहुत मानवीय होने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप इसे कोई तरह से खो देते हो। अब मानवता के बड़े हिस्से के लिए जीवित रहने तय हो गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि इस ग्रह पर कुल इंसान के कम से कम 60% के लिए पहली बार सर्वाइवल बेहतर तौर से व्यवस्थित है। दुनिया पहले से ज़्यादा सुरक्षित है, जबकि लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हिंसा के संदर्भ में हम पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण है। हमारा अस्तित्व पहले से कहीं बेहतर तरीके से व्यवस्थित है, और सबसे बढ़कर हमारे संवाद करने की क्षमता पहले से बेहतर है। क्या हम एक दूसरे को गाली देंगे या हम कुछ ऐसा करेंगे जो रहे हैं जो हमें पीढ़ी के रूप में ट्रांसफॉर्म करे? क्योंकि
ये इस ग्रह पर हमारा समय है। क्या हम इसे दुनिया का अब तक का सबसे महान समय बनाना जा रहे हैं, या क्या हम इसे जाने देंगे? हमारे हाथ में बस इतना है। हमारे पास और क्या है? हमारे पास थोड़ा सा समय है ना? हमारे पास थोड़ा सा समय है, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो अमर है, इसलिए वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल दूसरे लोग मरते हैं। वो नहीं समझते हैं तुम और मैं मरेंगे। जब हम पैदा हुए तो हम मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये समय की बात है। समय अभी बीता जा रहा है। जब से आप यहाँ बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तब से हम अपनी कब्र के 45 मिनट करीब हो गए हैं। हम सब, हाँ, यदि आप होश में है, यदि आप एक बार मृत्यु के बारे में सोचते हो तो एक मॉर्बिड विचार बन जाएगा। लेकिन अगर आप सचेत है कि आप नश्वर है, तो आप अपने समय को सबसे अधिक उत्पादक संभव तरीके से व्यवस्थित करेंगे। थैंक यू।